सोने और चांदी का जादुई सिलाई मशीन। पूर्णिमा अपने घर में ही पुरानी सिलाई मशीन पर सुबह 4 बजे से ही कपड़े सिल रही थी। दीदी ये लो चाय पी लो। अरे 8 बज गए। कुसुम तुम अब जल्दी से जाकर स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। ठीक है दीदी। उसके बाद कुसुम नहाने चली जाती है और पूर्णिमा जल्दी से अपनी बहन के लिए नाश्ता बनाती है। पूर्णिमा और कुसुम का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। पूर्णिमा को बहुत ही अच्छी सिलाई आती थी और वो सिलाई से ही अपने घर का खर्चा चलाती थी और उसी से वो अपनी बहन के स्कूल का फीस भी भरा करती थी। पूर्णिमा दीदी ये लो, जमींदारनी जी ने ये सारे कपड़े आपको सिलने के लिए दिए हैं और हाँ, इस कपड़े का उन्होंने लहंगा बनाने को कहा है। दीदी आपके हाथ के लहंगे का तो कोई जवाब ही नहीं। क्या कमाल का लहंगा सिलती हो तुम। दीदी तुम्हें पता है अगले महीने मेरी शादी है। ये तो बहुत अच्छी बात है सुखिया। दीदी मुझे भी अपनी शादी में आपके हाथ का सिला लहंगा पहनना है, लेकिन दीदी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बस इतनी सी बात, हम अपनी सुखिया के लिए फ्री में लहंगा बनाएंगे। क्या सच में दीदी? हाँ सुखिया दीदी आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। भगवान आपको खूब तरक्की दे। दीदी जमींदारनी जी के कपड़े 2 दिन के अंदर सिल देना, मैं 2 दिन बाद इसे ले जाऊंगी। हाँ सुखिया तुम निश्चिंत रहो, मैं सिल दूंगी। उसके बाद सुखिया वहाँ से चली जाती है। गांव के सारे लोग पूर्णिमा से ही अपने कपड़े सिलाया करते थे, क्योंकि वो बहुत ही कम कीमत पर बहुत ही अच्छे कपड़े सिला करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अरे इस मशीन को क्या हो गया? ये मशीन क्यों नहीं चल रही है? पूर्णिमा खुद से ही मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। अरे दीदी क्या आप इस पुराने खटारे मशीन को डेली सही करने के लिए बैठ जाती हो? अरे आप जितनी देर में इसे ठीक करती हो उतनी देर में आप न जाने कितने कपड़े सिल लोगी। दीदी अब नया मशीन क्यों नहीं खरीद लेती? कुसुम तू तो जानती है ना, सिलाई से मैं उतना ही कमा पाती हूँ जिससे सिर्फ हमारा गुजारा हो सके। अरे दीदी ऐसे फ्री में और इतने कम कीमत पर लोगों के कपड़े सिलोगी तो यही होगा ना। आपको पता है पड़ोस की आरती दीदी शहर से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके आई है और उन्होंने गांव के चौराहे पर ही अपना बुटीक खोला है। सारे लोग अब उनसे ही अपने कपड़े सिलवाते हैं, वो भी आपसे दुगने और तिगुने पैसों में। तभी उधर से शकुंतला काकी आती है। अरे पूर्णिमा कहाँ हो? जी काकी आइए बैठिए ना। अरे बैठने उठने का समय नहीं है, तू बस जल्दी से मेरी बेटी का लहंगा दे दे। आज शाम को ही उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माफ कीजिएगा काकी, वो आपकी बेटी का लहंगा अभी सिला नहीं है, मैंने कपड़े काट कर रख लिए हैं। वो मेरी मशीन में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं जल्दी ही अपनी मशीन ठीक करके इसे सिल दूंगी। क्या कहा? अरे मेरी ही मती मारी गई थी जो मैं अपनी बेटी का लहंगा तेरे पास सिलने के लिए ले आई। अब मेरी बेटी शाम को क्या पहनेगी? अरे तेरी शादी नहीं हो रही तो इसका मतलब तू मेरी बेटी का भी शादी नहीं होने देगी। काकी आप बात को कहां से कहां लेकर जा रही हैं? आपने कल ही तो मुझे रानी का लहंगा सिलने को दिया था, अब मेरी मशीन खराब हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो कह रही हूँ मैं 1 घंटे के अंदर आपको लहंगा सिल कर दे दूंगी। रहने दे, मुझे तुमसे अब कोई लहंगा नहीं सिलवाना। मेरा लहंगा वापस कर। जब टाइम से सिलना नहीं होता तो कपड़े ही क्यों ले लेती है? इतना बोलकर काकी वहाँ से चली जाती है। देख लिया ना दीदी आपकी नेकी का नतीजा। आप इन स्वार्थी लोगों के लिए कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब आपको इनकी जरूरत होगी तो कोई मदद करना तो दूर देखने तक नहीं आएगा। इसलिए दीदी जवानी के हिसाब से चला करो। तो चिंता मत कर छोटी, सब ठीक हो जाएगा। माँ हमेशा कहती थी जो लोगों की मदद करता है भगवान हमेशा उनकी मदद करता है। आपका कुछ नहीं हो सकता दीदी। काफी देर मशीन ठीक करने के बाद भी पूर्णिमा का मशीन ठीक नहीं होता। उसके बाद पूर्णिमा उस मशीन को लेकर उसे बनवाने बाजार जाती है। अरे बहन ये मशीन अब किसी काम का नहीं है, इसे बनवाने से अच्छा तुम नया मशीन ही ले लो। अरे नहीं भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप इसी को ठीक कर दीजिए। अरे बहन जी इसको सही कराने में कम से कम 3000 रुपए का खर्चा आएगा और 4-5 हजार में आपको नया मशीन मिल जाएगा। कोई बात नहीं भैया, आप ये मशीन मुझे दे दीजिए। उसके बाद पूर्णिमा उस मशीन को लेकर उदास मन से वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में किसी की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे मैं यहाँ हूँ इस झाड़ी के अंदर, प्लीज मेरी हेल्प करो।
करो, बचाओ। क्या ये इस तितली की आवाज है? पर ये तितली इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकती है? पूर्णिमा जल्दी से उस तितली को झाड़ी से निकाल देती है। तभी वो तितली अचानक से एक परी में बदल जाती है। घबराओ नहीं पूर्णिमा, मैं परी लोक की तितली परी हूँ। मैं तितली बनकर पृथ्वी लोक का आनंद ले रही थी, तभी अचानक से मेरे पंख इस झाड़ी में फंस गया। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। अरे नहीं परी जी, ये तो मेरा फर्ज था। पूर्णिमा तुम बहुत ही अच्छी हो। और ये क्या, ये तुम्हारे हाथ में खराब सी सिलाई मशीन क्या कर रही है? अच्छा मैं समझ गई, तुम एक बहुत अच्छी दर्जी हो। ये लो पूर्णिमा, ये सोने और चांदी की जादुई सिलाई मशीन है। तुम इस सिलाई के ऊपर कपड़े रखकर जैसे ही बोलोगी सिलाई मशीन कपड़े सिल दो, तो मशीन अपने आप कपड़े सिलने लगेगी। और जैसे ही बोलोगी कि जादुई सिलाई मशीन रुक जाओ, तो ये मशीन रुक जाएगी। तुमने मेरी जान बचाई, तो ये उसी का तोहफा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। उसके बाद पूर्णिमा जादुई सोने चांदी की सिलाई मशीन को लेकर घर आ जाती है और अपनी बहन कुसुम को सारी बातें बताती है। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब आपको पूरे दिन काम नहीं करना पड़ेगा। ये जादुई सिलाई मशीन अपने आप ही सारा काम कर दिया करेगी। हाँ छोटी, हे जादुई सोने चांदी के सिलाई मशीन, अब तुम इन सारे कपड़ों को जल्दी से सिल दो। तभी अपने आप ही सारे कपड़े सिलकर तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही उस दिन के बाद से पूर्णिमा अपने सारे कपड़े जादुई सिलाई मशीन की मदद से सिलने लगती है। और अब तो वो गरीब और बेसहारा लोगों के कपड़े फ्री में और बहुत ही कम दामों में सिलने लगती है, जिससे गांव के सभी लोग अब पूर्णिमा से ही अपने कपड़े सिलाने लगते हैं। अब तो आरती के बुटीक पर कोई भी अपना कपड़ा सिलाने नहीं जाता है। अरे सोनम, कहाँ जा रही हो? मैं तो पूर्णिमा दीदी को ये कपड़े देने जा रही हूँ आरती। सोनम, पूर्णिमा को क्यों? लाओ ये कपड़े मुझे दे दो, मैं तुझे इसका बहुत ही डिजाइनर सुंदर सा सूट सिलकर दे दूंगी। रहने दो आरती, तुम कितना भी अच्छा सिल लो, लेकिन पूर्णिमा दीदी के जैसा नहीं सिल पाओगी। उनके तो हाथों और सिलाई मशीन दोनों में जादू है। मैं तो उनसे ही अपने कपड़े सिलाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। आखिर इस पूर्णिमा की बच्ची के सिलाई मशीन में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो सभी लोग इसका ही गुणगान करते हैं? मुझे तो पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद आरती पूर्णिमा के घर पर नजर रखने लगती है। छोटी, आज तो बहुत सारे कपड़े सिलने के ऑर्डर मिले हैं। अब चिंता की क्या बात है दीदी, जादुई सोने चांदी की सिलाई मशीन है ना, उसे ऑर्डर दे दो और फिर देखो कमाल। ये जादुई सोने चांदी की सिलाई मशीन ये सारे कपड़े सिल दो। तभी अपने आप ही सिलाई मशीन चलने लगती है। वही आरती छुपकर खिड़की से ये सारा कुछ देख रही होती है। अच्छा तो ये बात है, ये सब इस जादुई सिलाई मशीन की वजह से हो रहा है। अब मैं ये जादुई सिलाई मशीन ही चुरा लूंगी। आरती मौका देखकर रात को दोनों बहनों के सोने के बाद उसके घर में घुस जाती है और उसका जादुई सिलाई मशीन चुराने लगती है। तभी उसे जोरदार करंट का झटका लगता है। अरे हम मर गए रे, ये क्या हुआ? तभी पूर्णिमा और कुसुम की आंखें खुल जाती है। आरती, तुम इस वक्त यहाँ? तभी आरती पूर्णिमा को सारी बातें बताती है और अपने किए के लिए पूर्णिमा से माफी मांगती है। और वो उस दिन के बाद से कभी भी पूर्णिमा को परेशान नहीं करती है। लंबे बालों वाली रूपेंजल और सैंडल। चंदा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। सब कुछ तो बिक गया हमारा जी, मेरी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे ऐसा लगता है मैं अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगी। ऐसा मत कहो चंदा, आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और हमारा बच्चा भी सही सलामत दुनिया में आएगा। मुझे उस बूढ़ी अम्मा से जाकर मिलना ही होगा। पर वहाँ जाने में तो काफी ज्यादा खतरा है जी, अगर आपको कुछ हो गया तो? तुम चिंता मत करो चंदा, मुझे कुछ नहीं होगा। अशोक अपनी पत्नी चंदा से बहुत प्यार करता था, लेकिन चंदा जैसे ही गर्भवती हुई उसे एक अजीब सी बीमारी ने घेर लिया। न तो वो ठीक से खा पा रही थी, न ही वो ठीक से चल फिर पा रही थी। अशोक उसका बहुत इलाज कराता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। अंत में हार कर अशोक काली पहाड़ी के ऊपर रहने वाली दादी अम्मा के पास जाता है और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताता है। बेटा, तेरी पत्नी का इलाज कोई नहीं कर सकता, कोई
कोई भी नहीं, वो बस कुछ दिनों की मेहमान है। ऐसा मत कहिए अम्मा, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। अगर मेरी चंदा को कुछ हो गया तो मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। तुम्हारा प्रेम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक उपाय है, लेकिन ये उपाय मौत के मुंह में जाकर वापस आने जैसा है। मैं अपनी चंदा की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, आप बस उपाय बताइए। अब तो बस हिडम्बा चुड़ैल ही इसे बचा सकती है, क्योंकि मौत को मात देने की शक्ति उसने प्राप्त कर रखी है। अम्मा, ये हिडम्बा चुड़ैल हमें कहाँ मिलेगी? हिडिम्बा चुड़ैल से मिलना बहुत मुश्किल है बेटे, फिर भी तुम एक बार कोशिश करके देख लो, शायद तुम्हारी किस्मत तुम पर मेहरबान हो जाए। जंगल के उत्तर दिशा की तरफ चलते जाओ, वहाँ एक तालाब आएगा, उस तालाब से सीधे हाथ को मुड़ जाना और चलते रहना, तभी तुम्हें वहाँ एक बगीचा दिखेगा। वो बगीचा हिडम्बा चुड़ैल का सबसे पसंदीदा बगीचा है। अगर तुम उस बगीचे का फूल तोड़ोगे तो वो वहाँ जरूर आएगी, तभी तुम उससे उसके जीवन दान देने वाली सैंडल का पानी मांग लेना। उस पानी को पीने से तुम्हारी पत्नी की जान बच जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, मैं चलता हूँ। उसके बाद अशोक उस अम्मा के बताए रास्ते पर चलने लगता है। काफी देर चलने के बाद उसे उस चुड़ैल का बगीचा दिखता है। वो उस बगीचे में घुस जाता है और उस बगीचे से फूल तोड़ने लगता है। तभी वहाँ बहुत तेज हवा का झोंका आता है और फिर वो चुड़ैल वहाँ आती है। किसकी इतनी हिम्मत हुई? किसने मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की जरूरत की? मुझे माफ कर दीजिए हिडम्बा चुड़ैल, लेकिन मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं ये गुस्ताखी की। हिडम्बा चुड़ैल, आप बेशक मेरी जान ले लीजिए, मुझे मार डालिए, लेकिन मेरी पत्नी को बचा लीजिए, उसे आप ही सिर्फ जीवन दान दे सकती हैं। आप अपनी जादुई सैंडल का थोड़ा सा जल मुझे दे दीजिए, इसके बदले आप जो चाहे मुझसे ले सकती हैं। पहली बार कोई सच्चा इंसान मुझसे मदद मांगने आया है। तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई दिखती है। तुम्हारा तुम्हारे पत्नी के प्रति ऐसा अटूट प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैं तुम्हारी पत्नी की जान जरूर बचाऊंगी। इसके बदले में मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। बच्चा? हाँ, बच्चा। ठीक होने के बाद जैसे ही तुम्हारी पत्नी बच्चे को जन्म देगी, तुम्हें उस बच्चे को मुझे देना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद चुड़ैल अपने जीवन दान देने वाली एक सैंडल उसे दे देता है। जाओ और इस सैंडल में पानी डालकर अपनी पत्नी को पिला देना, वो ठीक हो जाएगी। अशोक घर आकर अपनी पत्नी को उस सैंडल से पानी पिला देता है। पानी पीते ही चंदा बिल्कुल ठीक हो जाती है। 9 महीने पूरे होने के बाद चंदा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। देखिए ना जी, कितनी प्यारी बेटी है हमारी। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही। तभी कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। अशोक जब गेट खोलता है तो बाहर वही चुड़ैल होती है। अपना वादा पूरा करो। अशोक और चंदा रोते हुए अपने नवजात बच्चे को उस चुड़ैल को दे देते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उस बच्ची को लेकर जंगल में चली जाती है। चुड़ैल को उस प्यारी नन्ही गुड़िया को देखकर उस पर दया आ जाती है और वो उसे एक माँ की तरह ही प्यार करने लगती है और चुड़ैल उसका नाम रूपेंजल रखती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। एक दिन चुड़ैल जब घर आती है तो रूपेंजल घर पर नहीं होती। रूपेंजल, रूपेंजल, कहाँ हो बेटी? चुड़ैल रूपेंजल को काफी ढूंढती है, लेकिन रूपेंजल उसे कहीं नहीं मिलती। ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ चली गई। तभी रूपेंजल वहाँ आती है। रूपेंजल, मेरी बेटी कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता भी है मैं कितनी ज्यादा डर गई थी। माँ, एक हिरन के बच्चे के पैर में चोट लग गई थी और काफी ज्यादा खून बह गया था, उसी के लिए जड़ी बूटी लेने गई थी। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें दूसरों के प्रति इतना प्यार नहीं दिखाना चाहिए। तुम अब इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल की बेटी हो। भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें पाला तो है। तुम्हें बड़े होकर मेरी तरह ही बनना है, समझी? उसके बाद चुड़ैल रूपेंजल को लेकर वहाँ से बहुत दूर चली जाती है और एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बहुत ही ऊंचा मीनार की तरह घर बनाती है और उसी के अंदर रूपेंजल को कैद करके रखती है। चुड़ैल रूपेंजल के
सर में डेली जीवन दान देने वाली सैंडल से जड़ी बूटी निकाल कर लगाया करती थी, जिससे जल्दी ही रूपेंजल के बाल बहुत ही लंबे और घने हो जाते हैं। रूपेंजल बेटा, अब इस मीनार से अपने बाल को नीचे फेंको। उसके बाद रूपेंजल उस मीनार से अपनी चोटी को बाहर लटकाती है, जिसकी मदद से वो चुड़ैल नीचे उतर आती है। बेटा, अपनी चोटी ऊपर कर लो। अब जब तक मैं न कहूँ तुम अपनी चोटी नीचे मत करना, और हाँ, इस घर के अंदर ही रहना। ठीक है माँ। ऐसे ही काफी दिन बीत जाता है। तभी सूर्यगढ़ का राजकुमार माधव उसी जंगल से शिकार करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में एक पेड़ उसके सामने गिर जाता है और वो अपने सिपाही से बिछड़ जाता है। वो उस जंगल में काफी आगे बढ़ता है। तभी उसे वही मीनार दिखाई देता है। अरे इतने घने जंगल में आखिर इस मीनार में कौन रहता है? राजकुमार जब उस मीनार के पास पहुंचता है, तभी देखता है कि एक चुड़ैल एक चोटी के सहारे मीनार से नीचे उतर रही है। मैं जा रही हूँ बेटा, अगले हफ्ते ही लौटूंगी। अपना ख्याल रखना और अपनी चोटी अंदर कर लो। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही राजकुमार वहाँ आता है। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम अपनी चोटी नीचे करो ना। ना बाबा ना, माँ ने किसी से भी बात करने से सख्त मना किया है। तुम पागल हो क्या? तुम तो एक इंसान हो, और ये चुड़ैल वाला तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? तुम जाओ यहाँ से। अगर माँ ने देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएगी। चले जाओ यहाँ से। एक अजनबी के लिए इतनी फिक्र? अब तो तुमसे मिले बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे बेशक तुम्हारी माँ यहाँ आकर मुझे अपनी भोजन बना ले। उसके बाद राजकुमार वही मीनार के नीचे बैठ जाता है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता। अरे ये इंसान तो काफी ढीठ है, ये तो अभी तक यहाँ से नहीं गया। उसके बाद रूपेंजल अपनी चोटी नीचे करती है, जिसके सहारे राजकुमार उस मीनार के ऊपर चढ़ जाता है। तुम इस जगह रहती हो, आखिर क्यों? ये दुनिया इतनी खूबसूरत है और तुम कैदी की तरह यहाँ अपनी जिंदगी बिता रही हो। तुम एक चुड़ैल के साथ क्यों रह रही हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खुली हवा में जीना सिखाऊंगा और मैं तुम्हें इस चुड़ैल से मुक्ति दिलाऊंगा। ये सब इतना आसान नहीं है राजकुमार। मैं मानती हूँ कि चुड़ैल मेरी माँ नहीं है। मैं जब पैदा हुई थी तभी इस चुड़ैल ने मुझे मेरे माँ बाप से छीन लिया था। तब से इन्होंने ही मुझे पाला है। इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। पागल मत बनो। एक चुड़ैल इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती। अगर उसके दिल में प्यार होता तो वो तुम्हारे माता पिता से तुम्हें कभी नहीं अलग करती। उसने तुम्हें भी यहाँ किसी मतलब के लिए रखा है, वरना वो तुम्हें इस तरह कैद करके नहीं रखती। मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो ये चुड़ैल मेरे असली माँ बाबा को मार डालेगी और फिर मुझे भी मार डालेगी। मुझे यहीं रहना होगा। मुझे यहाँ से कोई आजाद नहीं करा सकता। मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराऊंगा। आने दो उस चुड़ैल को। मैं उससे लड़ूंगा और उसे हराकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। नहीं, उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी चुड़ैल माँ की जान यहाँ नहीं है। वो किसी और चीज में बसती है। आखिर वो चीज क्या है? वो तो मुझे भी नहीं पता। रूपेंजल, क्या तुम्हारा मन तुम्हारे असली माँ बाप से मिलने का नहीं करता क्या? आखिर जरा उनके बारे में भी सोचो। क्या बीत रही होगी उन पर, पता नहीं किस हाल में होंगे। रूपेंजल, अपनी जिंदगी चुड़ैल के लिए बर्बाद मत करो। मेरे साथ चलो और आजादी की जिंदगी जियो। इसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी चुड़ैल माँ से छुटकारा लेना होगा, और उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर मेरी माँ की जान किस चीज में बसती है। तभी नीचे चुड़ैल आ जाती है। रूपेंजल, अपनी चोटी नीचे फेंको बेटा, तुम्हारी माँ आई है। हे भगवान, इस बार माँ जल्दी कैसे आ गई? अब मैं क्या करूँ? तभी रूपेंजल अपनी माया शक्ति से राजकुमार को एक छिपकली में बदल देती है। माँ, आज आप जल्दी कैसे आ गई? और ये क्या, आपको तो बहुत चोटें लगी है। अरे क्या बताऊं बेटा, आज एक परी ने मुझे घायल कर दिया क्योंकि मैंने एक इंसान के बच्चे को मार डाला था। माँ, लेकिन आपने तो कहा था आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपकी जान तो किसी और चीज में बसती है ना। हाँ बेटी, तभी तो आज मैं जिंदा हूँ, वरना आज तो उस परी ने मुझे मार ही दिया होता। अच्छा माँ, एक बात बताओ, आखिर आपकी जान किस चीज में बसती है? अरे बेटा, वो सब छोड़ो, जाओ जल्दी से सैंडल में से जड़ी बूटी लेकर मेरे जख्म पर लगा दो। रूपेंजल जैसे ही उस चुड़ैल को सैंडल वाला जड़ी बूटी लगाती है, उसका जख्म एकदम से ठीक हो जाता है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तभी रूपेंजल जैसे ही सैंडल रखने जाती है, उसके हाथ से सैंडल छूट जाता है। आह, ये क्या किया तुमने? उस सैंडल को जल्दी से उठाकर सही से रखो बेटा, वो सिर्फ एक सैंडल नहीं बल्कि मेरी जान है। तभी रूपेंजल
जल्दी से उस सैंडल को ले जाकर वहीं रख देती है। अगले दिन जब वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है तब रूपेंजल उस राजकुमार को फिर से राजकुमार बना देती है। तुमने तो सब सुन लिया ना, मेरी माँ की जान इस सैंडल में बसती है। अब जल्दी से इस सैंडल को नष्ट कर दो। ये काम तो तुम भी कर सकती थी ना, फिर तुमने उस चुड़ैल को क्यों नहीं मारा? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। भले ही वो एक चुड़ैल है, उसने बहुत से लोगों को मारा है, लेकिन उसने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए मैं उन्हें नहीं मार सकती थी। ये काम अब तुम ही करो। उसके बाद वो राजकुमार उस सैंडल को जला देता है। सैंडल के जलते ही चुड़ैल मर जाती है और राजकुमार माधव रूपेंजल को लेकर वहाँ से अपने राज्य आ जाता है और रूपेंजल को अपने असली माता पिता से मिलवा देता है। और फिर कुछ ही दिनों में माधव रूपेंजल से शादी कर लेता है।